अचार खराब हो जाता है रखा रखा, तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, या फिर हम बोले रेंसिडिटी की प्रोसेस ही होती है। तो अगर हमें रेंसिडिटी डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे हम रेंसिडिटी को? क्या बोल रहे हो? लिखो, आवाज नहीं भाई, जो बोलना है वो बोलते नहीं हो। लिखो, it is a process of slow oxidation of, it is a process of स्लो ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑफ ऑयल ऑफ ऑयल एंड फैट ऑफ ऑयल एंड फैट, आगे आ जाओ, ऑयल एंड फैट present in food मटेरियल। और इसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन टेस्ट चेंज होता है और स्मेल चेंज हो जाती है। हेलो हेलो, बाद में खाएंगे, बैठ। प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, जिसकी वजह से क्या आते हैं? उसके टेस्ट में चेंजेस आते हैं और उसकी स्मेल में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि चीज खराब हो चुकी है। जैसे चिप्स सीला सीला लगता है, पहले क्रंच होता है, वही बात बिस्किट के लिए हो गई। बिस्किट में पहले क्या होता है? क्रंच होता है, बाद में उसमें सीलन आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि भाई ये खराब हो चुकी है चीज। तो रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ, results in change of smell and taste is known as rancidity। क्लियर है चीज? अब जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ वही बोलेगा। अगर हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स की बात करें तो कौन कौन से मेथड होंगे? क्या कह रहे हो? हाँ, और उसकी वजह से क्या होता है? पैक डब्बे में बंद करने से क्या होता है? हाँ, अगर हम ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर दें तो, आप जो पहले खड़े हो रहे थे, आप ही, हाँ यही वाला था, हाथ उठाया था ना, ठीक। हाँ हाँ जी बोलो। अच्छी बात है, खोलना मत तुम। हाँ जी, अब जैसे पैकेट्स जो पैक होते हैं हमारे चिप्स वगैरह के, उनमें पता होगा कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो अगर हम प्रॉपर्ली नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे तो वो नहीं खराब होगा। दूसरा, मैंने एक एग्जांपल आपको अचार का बताया, सुना होगा अचार को तेल में रखना चाहिए, है ना? जो आम वगैरह का अचार होता है वो मैक्सिमम किस में स्टोर किया जाता है? कहते हैं ना ज्यादा से तेल में रखो। क्यों रखते हैं उसे? ताकि वो खराब ना हो। और तेल की वजह से क्या होता है? एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता सिंपली। तो हमें कोशिश करनी है जो भी मेथड्स हमें एयर के कांटेक्ट से बचा सके, क्योंकि एयर से ही हमें ऑक्सीजन मिलनी है और वही क्या करेगी? उसका ऑक्सीडेशन करेगी। तो चाहे उसे एयर टाइट कंटेनर में रख लो, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर लो, ठीक।
ये सारे मेथड्स है जिससे हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लिखो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। फर्स्ट है कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। हाँ जी, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। और जैसे कई बार खाना भी खराब हो जाता है, खाना खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं उसे। तो फ्रिज से भी, या फिर हम फूड को रेफ्रिजरेट करके भी हम उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। फ्रिज में रख के कहीं कहीं नहीं चल जाता है ना खाना, है ना, ऐसे ही तो खाते हैं। तो लिखो रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। नेक्स्ट इज पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स। कौन सी गैस का यूज करके, नाइट्रोजन गैस का यूज करके। तो जो चिप्स के पैकेट में थोड़े से चिप्स आते हैं, साथ में फ्री में क्या मिलती है उसके साथ, नाइट्रोजन गैस। तो इसलिए ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि सस्ती थोड़ी ना मिलती है हवा भी, है ना। तो लिखो पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स like potato chips, like जिसको जो चीज पसंद है वो उसी का नाम लिख लेना। कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। हाँ जी, हाँ, वो मतलब इतनी जल्दी खराब नहीं होता, पर जिस हिसाब से पैकेट्स अब कब बनते हैं, हम उन्हें कब खरीदते हैं, और कई बार रख के अगर बाई चांस भूल जाए, वैसे तो कभी होता नहीं, कब खाते हैं, वो चीज लंबे टाइम तक चल जाती है। हम घर में चीजों को स्टोर करके पन्नी में सिंपली बांध कर रख देते हैं ना, रखते हैं या नहीं रखते, तो चल तो जाता है वो काफी दिन तक, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं चल पाता। CO2 होती है। जब उसमें से गैस निकल जाती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर से, क्या उसका वही सेम टेस्ट रहता है, सेम टेस्ट रहता है। और थोड़े दिन बाद अगर वो ऐसे ही रखी रहे, क्या आप लोग पी लेते हो उसे, आधे पी लेते होंगे, ये बैठा है जैसे, ठीक। तो ये सारे मेथड्स होते हैं हमारे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। कोरोजन हमने पढ़ा था, वो ऑक्सीडेशन था किसका, मेटल का। और रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन किसका है, फूड की। ऑक्सीडेशन किस, डेफिनेशन सुनाओ, आपको ही बोल रही हूँ। फिर सुन लेना मुझे। क्या नाम है, वंश।
अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? अगर हमसे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाए, कौन कौन से होते हैं? थर्मल मीन्स, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक। तो हीट से हम किसी चीज को तोड़े, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि चीज दिमाग में बैठ जाए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है, इस चीज का टूटना तो हो रहा है। अब वो चीज टूट कैसे रही है? अब जैसे कांच का ग्लास है, या फिर अगर हम टूटने की प्रोसेस की बात करें, हम एक फ्रूट का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर हम अमरूद के पेड़ की बात करें, अगर जब उसका अमरूद पक जाता है तो खुद भी गिर जाता है और हम उसे खुद तोड़ भी सकते हैं। टूट तो अमरूद दोनों केसेस में ही रहा है ना, या तो हम उसे तोड़े या वो खुद गिर जाए। इसी तरह डीकम्पोजिशन प्रोसेस वही चीज है, यहाँ पर चीज टूटेगी तो है ही, अब वो किस मेथड से टूटेगी वो देखना है हमें। थर्म का मतलब, थर्म मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, और टेम्परेचर किसके लिए यूज, टेम्परेचर मीन्स हीट। तो अगर हम चीज को तोड़ रहे हैं बाय सप्लाई, जब बुखार होता तो क्या कहते हैं? टेम्परेचर हो रहा है। ओहो, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है भाई, ठीक है। थर्मल वियर्स सुने होंगे, चलो थर्मल वियर्स सुने हैं? इनर्स जो हम सर्दियों में डालते हैं उन्हें थर्मल वियर्स भी बोलते हैं, ठीक। तो क्यों पहनते हैं हम सर्दियों में उन्हें? वो हमें हीट देते हैं। सिंपली हम सलीके से ये भी बोल सकते हैं, क्या? तूने पहनना ही नहीं होगा फिर कभी। तो अगर हमारी रिएक्शन हो बाय सप्लाइंग हीट, तो उसको हम बोल देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे आपने वेल्डिंग की दुकानें देखी होंगी, उसमें कई बार नहीं भी स्पेशली गए हो, आते जाते देखा हो, एक चिंगारी से तोड़ते रहते हैं, खासकर मेटल के पीस को। तो क्या सप्लाई की जा रही है वहां पे? हीट सप्लाई की जा रही है, और उससे वो क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है या वो चीज टूट रही है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में लिखो, अ रिएक्शन इन विच heat is used for decomposition, a reaction in which heat is used for decomposition is known as thermal decomposition. A reaction in which heat is used for decomposition is known as thermal decomposition. एग्जाम्पल आप लोगों को पता है क्या एग्जाम्पल है? CaCO3। CaCO3 क्या होता है? लाइमस्टोन, पत्थर का टूटना। कैसे टूटता है? बाय सप्लाइंग हीट, ये टूट जाएगा। क्लियर है चीज? नेक्स्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। बताएगा कोई?
एक ही बोल लिया करो कि मुझे सुनाई दे जाए। ठीक, इसमें हम यहाँ ज्यादा नहीं हो रहा, क्या नाम है? तो उसने सुना दिया, तू सुना देता। ये तो कोई सुनाएगा ही या दूसरों पे हुटिंग ही कर लेगा। डोज के बिना तुम्हें चलता नहीं है। जैसे यहाँ से हमने वर्ड उठाया था थर्म, थर्म मीन्स हीट। यहाँ से हम इलेक्ट्रो वर्ड उठाएंगे, इलेक्ट्रो मीन्स। तो जब हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल पता है इसका? वाटर। फिर वाटर क्या? जैसे इसका बताया था, वाटर में ऐसे ही हो जाते हैं। अब बोलो कौन बोल रहा था, उससे पूछ लेंगे। सारे बोल रहे थे अभी थोड़ा थोड़ा, अब कोई नहीं बोल रहा। या सिंपली अगर हम NaCl की बात करें, किसकी बात करें? इतना मुश्किल जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी हमें। NaCl को अगर हम ले कैसे? एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में, और उसके अंदर से क्या पास करें? इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो किसमें टूट जाएगा? पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मोल्टन NaCl की बात करें, एक्वस नहीं, मोल्टन का मतलब क्या है? वो पिघला हुआ है, उसके अंदर पानी नहीं है। और अगर हम यही बात करें किसके लिए? एक्वस NaCl के लिए, तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। कैसे? वो देखो, क्यों इलेक्ट्रिसिटी लिखने में क्या दिक्कत है? और पेन की शाइन खत्म हो जाएगी। अगर हम NaCl को ले किस स्टेट में? एक्वस स्टेट में ले, और क्या पास करें? इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो क्या होगा? ये अगेन टूट जाएगा इन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। पर अब एक डिफरेंस आएगा यहाँ पर। अब NaCl के साथ साथ वहां पर H2O भी है, एक्वस है ना, एक्वा मीन्स वाटर, तो H2O की भी क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मीन्स वो भी किस में टूट जाएगा? H प्लस और साथ में OH नेगेटिव। तो डिफरेंस होता है ये कि अगर एक्वस NaCl आया आपके पास, बाय चांस उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको H2O की रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। और अगर मोल्टन आया, तो मोल्टन में कोई पानी नहीं होता, तो वहां पर हमें फास्ट अपनी जगह सारी होती है। तो क्या करना है हमें फास्ट का? फास्ट रिएक्शन हम देख के नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। 12th में चैप्टर पढ़ते हैं हमें केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर हम रिएक्शंस की स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं पूरे चैप्टर में, ठीक। और वहां पर हर चीज डाटा के बेस पर बोली जाती है, मतलब हम खुद नहीं बोल सकते कुछ भी, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर बताया जाता है। ये जो लास्ट में बोल रहे हैं ना, पता चल रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें अगर हम, तो इसमें जो हमारी डीकम्पोजिशन होगी वो कैसे होगी? बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन में हम लिख सकते हैं a reaction which involve
a reaction which involve uses of electrical energy. Uses of electrical energy is known as electrolysis decomposition. जो ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन की है, जिसे आप लोग अभी इतना हल्के में ले रहे हो ना, +1 में इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और +2 के अंदर इस पे पूरा चैप्टर है। तो अगर 10th में ही नहीं पढ़ा होगा तो +1 में कहाँ से आएगा, और +1 में नहीं आता तो +2 में तो उम्मीद ही मत करना। 10 +1 में इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और +2 में थर्ड चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है। तो 10th से चीजें आ रही हैं आप लोगों की, वो कनेक्टेड चलती हैं। तो ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की। बेटर रहेगा आप सिर्फ किसकी रिएक्शन लिखो, मोल्टन NaCl की, ये सिर्फ चीज बताने के लिए। इसमें पजल हो जाओगे क्योंकि रिएक्शन सिर्फ इतनी ही नहीं होती, आगे भी एक फर्दर स्टेप होता है। तो अगर आप CBSE में गलत लिख के आए, भाई इतना लिख के आएगा कोई, फिर टीचर की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि आगे क्यों नहीं लिखा इसने। तो बेटर है आप मोल्टन NaCl लो और उसकी रिएक्शन करो, या फिर H2O की सिंपली याद रख लेना, कौन सी पता ही है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। वो मिलती कैसे है वो चीज हम +1 में जाके पढ़ते हैं। मिलती तो यही है, लेकिन मिलेगी कैसे ये चीजें, वो चीजें हमें +1 में पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो बेटर है आप ये लिख लेना खाली, या फिर उसको लिख लेना। बैलेंस कर लो रिएक्शन को। ये है हमारा वाटर, वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, और हमने क्या पास किया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है चीज? नेक्स्ट टाइप क्या रह गया है, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, थर्ड टाइप इज फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन, या फिर इसको जैसे हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन लिखा हमने, हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग और इलेक्ट्रो का मतलब बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह रिएक्शन का नाम होता है फोटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, किसकी हेल्प से ब्रेकिंग? बाय फोटो मीन्स बाय लाइट, और फोटोलाइसिस सनलाइट की हेल्प से। अब यहाँ पर जो फोटो वर्ड किया है यूज, वैसे तो दिमाग में खींचने वाली फोटो स्नैप याद आती है, लेकिन फोटो वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है कि जो थोड़ी सी +1 की बात है, पढ़ते हैं हम कि जो हमारे पास एनर्जी आती है सन से, वो छोटे छोटे फोटोन्स में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। अब जैसे हम धूप में खड़े हो जाएं अगर, क्या एकदम से हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या अगर हम बहुत देर तक धूप में खड़े हो तब ज्यादा गर्मी लगती है? बहुत देर तक, है ना? इसका मतलब जो एनर्जी आ रही है सन से, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। उन पैकेट्स को हम फोटोन पढ़ेंगे। +1 में सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लोगे आप लोग ये चीज। उनको क्या बोलते हैं? फोटोन्स। तो वहीं से वर्ड उठ के आया है फोटो। तो फोटो लाइट से, सनलाइट से कैसे कनेक्टेड है, सिर्फ इसलिए ये चीज बताई गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइसिस मीन्स सनलाइट। क्लियर है चीज? तो फोटोलाइसिस में जो भी रिएक्शन होगी वो होगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कोई रिएक्शन ऐसी पता है आपको जो सनलाइट की हेल्प से होती है? सिंपल रिएक्शन पूछ रही हूँ, फोटोसिंथेसिस। मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहा,
मैंने कहा है कोई भी रिएक्शन बचपन से बढ़ते आते हैं हम, कौन सी? फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स, आधों को तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं पता होगी क्या होती है। जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। कैसे बनाते हैं? अगर सनलाइट नहीं होती प्रेजेंट तो उनका फूड नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम फोटोलाइसिस या फोटोलाइसिस की बात कर रहे हैं, मतलब ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज टूटेगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जैसे कि आप लोग एग्जांपल क्या बता रहे थे? सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट पास करेंगे तो किस में टूटेगा वो? सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा। जैसे AgCl क्या पास करेंगे हम? सनलाइट। सनलाइट का सिंबल भी हम कई बार लिखते हैं। सनलाइट का सिंबल क्या होता है? डेल्टा सिंबल होता है हीट का। इसका सिंबल होता है Hµ, या फिर आप डायरेक्टली सनलाइट भी लिख सकते हैं, और कुछ भी लिखो पर लिखना है एरो पर, मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज कैसे पता चलेगा अगर एरो पर हम मेंशन नहीं करेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है? तो किसमें टूट जाएगा ये? Ag+Cl लिख दूं? Cl2 लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमें जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो उस फॉर्म में लिखने होते हैं जिसमें वो नेचर में मिलते हैं। तो क्लोरीन नेचर में मिलता है हमें Cl2 की फॉर्म में। अकॉर्डिंगली हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अब इस चीज, यही रिएक्शन अगर हम इसकी जगह Cl की जगह Br लिख दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बस क्या होगा? सिंपली 2Ag प्लस Br2। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट इतने में? सुन रहा है? आप तो सुनेगा ही। अब वैसे ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा हो चुका है। एक दो क्वेश्चन, हाँ, स्पेशली जैसे अभी आपका टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, सितंबर में हुआ था शायद, है ना? तो उसमें बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चंस थे, या फिर क्वेश्चंस थे कि भाई इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखो, मीन्स वर्डिंग गिवन थी, हमें इक्वेशन बनानी थी, या फिर सिंपल लैंग्वेज गिवन थी, उसकी हमें इक्वेशन भी बनानी थी और उसको वर्डिंग में भी लिखना था। तो आधों ने ये चीज नहीं की हुई थी, आधों ने ये चीज नहीं की हुई थी। तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। नकल मार के भी वो चीज नहीं की हुई थी, है? अच्छा, जब तक ये बताओ कि जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? अच्छा, एनर्जी रिलीज कैसे होती है? एनर्जी रिलीज, अच्छा, मैं सांस रोक दूं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, तब मेरे से एनर्जी देना बंद कर देते हैं? कुछ ज्यादा ही बायो में घुस गए हो। अच्छा, क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई बोल रहा था, अभी बोल रहे थे। सिंपली जस्ट जब हम सांस लेते हैं, अब हमें एनर्जी किससे मिलती है हमारी बॉडी में? वो कभी ऐड नहीं सुनी क्या? ग्लूकोन डी इज द, क्या बोलते हैं उसे? पूरी याद नहीं आ रही मुझे। अभी तो फूड खा रहा है लेकिन एनर्जी तो मिल रही है ना। वो तो अगर हम डीप में जाए तो वो तो, जैसे हमारी बॉडी में तो जब फास्ट रखते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, वो बात तब आती है कि हम पहले की स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मेन हम बात करें कि रेस्पिरेशन जो हम करते हैं
रेस्पिरेशन की प्रोसेस। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? तो सिंपली जो भी हम फूड खाते हैं, मेन चीज तो फूड ही है, लेकिन जो हम फूड खाते हैं उसका ऑक्सीजन से क्या लेना देना? अगर अब हम वो बात करें, फूड का ऑक्सीजन से क्या लेना देना? हाँ, फूड नहीं होता, फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक, फूड से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मिलता है हमें, किसके हेल्प से? फूड की हेल्प से। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और टूट जाता है किसमें? CO2, H2O और साथ में एनर्जी में। अगर हम फूड, वही बात है, अगर हम फूड नहीं खाते क्या हमें इतना एनर्जी फील होती है? क्या हम उसी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं जितना हम खाना खा के कर पाते हैं? खाने से मिलता है हमें ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज, या फिर हम बोले तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ देती है किस किस में? CO2 में, वाटर में और साथ में एनर्जी में। और इस रिएक्शन में एनर्जी का क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। तो दैट इज आवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बार सुना होगा, जैसे बड़े लोग करते हैं, तुम लोग भी करते हो, अगर मान लो जिसको चाय पीने की आदत है, सुना होगा ना कि सुस्ती आई रहती है, पहले फिर चाय मांगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मली वो अपना काम करने लगते हैं, होता है ना? तो चाय से भी हमें क्या मिलता है? चीनी। चीनी में हमें क्या मिलता है? हमें वही ग्लूकोज मिल जाता है। उससे क्या मिलती है? ऑटोमेटिकली हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब ऐसे तो तुम ऑक्सीजन को रिलेट करो, फूड से रिलेट कर लो, फिर स्टोर्ड एनर्जी पे चले गए, पता चल रहा है बायो आती है, लेकिन इतना डीप जाओगे तो 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखना कुछ होगा, लिख के कुछ आएंगे। सिंपली ग्लूकोज, इसका ब्रेकिंग होता है ग्लूकोज का। सिंपली हमें ये लिखना है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है ये चीज? इस क्वेश्चन को मैं लिखवा देती हूँ। क्या बोल रहे हो? खाना खाते हैं हम, खाना भी छोड़ो, कहते हैं ना गर्मियों में ग्लूकोज पीना चाहिए, पीते भी होंगे? चलो नहीं पीते होंगे, मोस्टली पीते हैं। ठीक, वही ग्लूकोज हम देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12। यही ग्लूकोज हम बाहर से डायरेक्टली भी ले लेते हैं, और यही चीज हमें फूड से मिलती है। जो भी हम खाना खाते हैं, अगर उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलती है हमें ड्यू टू ग्लूकोज इन दैट। ठीक, वो ग्लूकोज हम सांस ले रहे हैं, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। सांस ले रहे हैं, सांस लेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा हमें, बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। किसमें तोड़ेगी? CO2 में। पता होगा ना, हम सांस लेते हैं, इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल हम CO2 करते हैं। तो जो CO2 आती है वो यहीं से आती है, ग्लूकोज के टूटने से। उस CO2 के साथ साथ क्या मिलता है हमारी बॉडी को? H2O भी मिलता है। ठीक, और साथ में क्या मिलती है? एनर्जी। अब इस रिएक्शन में एनर्जी एग्जिट हो रही है या एंटर हो रही है? एग्जिट हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। इसको लिख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है, लिखो। फूड दैट वी ईट, फूड that we eat on digestion, it breaks down into food
that we eat, on digestion, it breaks down into glucose and break down into glucose, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीदिंग oxidize glucose into किस में, into carbon dioxide and water, into CO2 and water, and release energy used by our body, which is used by our body. As there is release of energy, this process is known as, कौन सी प्रोसेस बोलेंगे इसे हम, एक्सोथर्मिक